हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जहां हम लोग अप्रॉक्स 500 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है, क्योंकि आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो, आइदर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, हर एक एग्जाम में आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल पे है, जिससे कि आपके सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलाज भी क्लियर हो जाएंगे एंड एग्जाम में आपको इस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। हमारा एक ऐप है जिसपे आपको बहुत सारे प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे फ्री टेस्ट मटेरियल्स, फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे, जो कि आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो। ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, वहां से हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है 500 एमसीक्यूज की, उसमें 100 एमसीक्यूज हमने पहले अपने चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं। वो आपको कैसे मिलेंगे हमारे चैनल पे, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग सबसे पहले जाओगे हमारे चैनल पे सीए काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर, और इसमें ना आपको देखो प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट पे जब आप सर्च करोगे तो आपको एक कॉस्टिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वैसे तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। एक प्लेलिस्ट हमारी है, देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एमसीक्यूज की। इसको क्लिक करना एंड यहां देखो बहुत सारे पॉइंट्स तो हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, इनसे देखोगे ना रिलेटेड आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। बट जो एमसीक्यूज है वो स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में जाना। यहां देखो जो सबसे पहला पार्ट है एमसीक्यूज ऑन अकाउंटिंग का, वो ये है, जिसमें हमने अप्रॉक्स 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। देन सेकेंड पार्ट ये है एमसीक्यूज का, एंड थर्ड पार्ट ये है। इसमें ओवरऑल हमने आज के शीट के 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो ये 3 क्लासेस आप लोग यहां से कवर कर लोगे। ये जो एमसीक्यूज की एक लिस्ट है, इसमें आप देखोगे ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए हुए हैं। नो डाउट यहाँ हमने मेंशन किया एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, बट ये सारे क्वेश्चंस अगेन हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो ये अलग क्वेश्चंस हैं, बट इन तीनों पार्ट को देखोगे ना तो ये हमारी आज की शीट के फर्स्ट 100 एमसीक्यूज कवर किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस आप लोग यहाँ से कवर कर लेना। प्लेलिस्ट की लिंक हमने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हर एक क्लास में 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो हम लोग वापस चलेंगे अपनी शीट पे, और यहां सीधे हम लोग आएंगे 101 क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस ना हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। देखोगे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम न्यूमेरिकल एग्जाम में आते नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कॉस्ट अकाउंटिंग से कवर करते हैं। एंड देखो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इंक्लूड किए ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किए कि आपके फॉर्मूलाज क्लियर हो जाए, आप लोग को फॉर्मूला साथ ही साथ लर्न हो जाए। एंड जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आता। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, बहुत ही इजिली मटेरियल का, लेबर का, प्रोसेस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, सबके कॉन्सेप्ट्स आप लोग के यहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 101 क्वेश्चन से। देखो हमारे पास जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अ बिहेवियर ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो जब भी आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो सिंपल हम बताएं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेल्स में से आप डायरेक्टली लेस कर देते हो टोटल कॉस्ट को, यही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। और टोटल कॉस्ट में बेसिकली क्या चीजें होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। एक और जो तरीका हमने बताया हुआ है, सीधे हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, चाहिए ना।
अब सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स बेसिकली क्या होता है, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट और यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट है ना। तो यहां पे आपको वॉल्यूम की भी रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज सेल्स वॉल्यूम, एंड सेल्स प्राइस की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, तो हमें सेल्स वॉल्यूम चाहिए, दैट इज क्वांटिटी, सेल्स प्राइस चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। ये चार अगर हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल है तो बहुत ही इजीली हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, if the selling price and the variable cost per unit both decrease at 10% and fixed cost do not change, वैसे भी fixed cost change नहीं होता है, what is the effect on the contribution margin per unit and the contribution margin ratio? ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। लेट से अभी मेरे पास जो सेल्स है वो है 10 रुपीज की एंड वेरिएबल कॉस्ट है लेट से 4 रुपीज का, ठीक। 6 रुपीज मेरे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं लेट से 2, तो मेरे पास 4 रुपीज आ गया प्रॉफिट। यहां तक तो हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से घट गया, अगर ये 10% से घटा तो कितना हो गया, 9 रुपीज। 10% से हमने घटा दिया, 1 रुपीज आएगा, और अगर इसको 10% से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.60, ठीक। तो यहां मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 5.40। अब कह रहा है फिक्स कॉस्ट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3.40। क्वेश्चन में हमसे दो चीज पूछा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पर यूनिट पे देख लो क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले 6 रुपीज था, अब कितना हो गया 5.40, तो ये डिक्रीज हो रहा है कितने से, 0.60 से। दूसरा हमसे पूछा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करके। कंट्रीब्यूशन 6 है, सेल्स कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 60%। वैसे यहां पे कैलकुलेट करेंगे 5.40 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन ये आएगा 60%। तो जब हम परसेंटेज में देखेंगे तो वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, बट जब पर यूनिट देखेंगे तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑप्शन लिखा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बोथ अनचेंज्ड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बोथ इंक्रीजेस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिक्रीजेस, देखो पर यूनिट तो डिक्रीज हो गया, एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अनचेंज्ड है, हाँ पहले भी 60% था, अब भी 60% है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, अभी यही पॉइंट हमने बताया था कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो लिखा है कि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। यहां देखो सेल्स में से जब हम टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है बेटा, प्रॉफिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यही फर्स्ट इक्वेशन में दिया है। सेकेंड में कह रहा है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसको इधर ले जाएंगे तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और लास्ट कह रहा है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं यहां माइनस होना चाहिए था, तो ये जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A job needs 3000 actual labor hours to be completed. It is expected there will be 25% ideal time. हम ये मान करके चल रहे हैं कि कितना आइडियल टाइम होगा। आइडियल टाइम किसी भी रीजन से हो सकता है, आइदर नॉर्मल और अबनॉर्मल। आइडियल टाइम मतलब जब आपके लेबर खाली बैठे हैं, वो है 25%। वेज रेट है 12.50 पर आवर, तो क्या हम बजटेड लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेरे पास जो एक्चुअल लेबर आवर्स दिया हुआ है कि कितने घंटे एक्चुअल में काम हुआ, 3000 आवर्स एक्चुअल में काम हुआ, पर क्या पेमेंट इतने का होगा? नहीं, पेमेंट हमेशा टोटल का होता है। अगर इतने घंटे काम हो रहा है और हम ये मान रहे हैं कि 25% आइडियल टाइम है, मतलब ये 75% टाइम दिया हुआ है, तो एक्चुअल आवर्स पेड कितना हो जाएगा? पेमेंट कितने के लिए होगी? 3000 डिवाइडेड बाय 75%, मतलब 4000 आवर्स के लिए पेमेंट होगी।
4000 घंटे के लिए आप पेमेंट करोगे, जिसमें से 25% टाइम दैट इज 1000 आवर्स आपके जो लेबर्स है वो खाली बैठेंगे। 4000 मल्टीप्लाई बाय 12.50 लिखा है ना कि वेज रेट कितना है 12.50 पर आवर। तो क्या हम बजटेड लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं? निकल तो गया, 50,000 रुपीज आएगा। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 50,000। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज बजटेड सेल्स ऑफ 48,000, ब्रेक इवन सेल्स 35,000, एक्चुअल सेल्स 40,000, व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? अगर हम एक्चुअल सेल्स की बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। एक होता है ब्रेक इवन सेल्स और एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स? जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद आप प्रॉफिट अर्न करते हो जिसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहते हैं। क्लियर? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हमारे पास एक्चुअल सेल्स दिया है हाँ 40,000 और हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स भी दिया हुआ है 35,000, दोनों को माइनस कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5,000। नेक्स्ट, Which of the following product cost is included in prime cost and conversion cost? देखो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड, और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड। तो दोनों में कॉमन है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड। हमारे पास ऑप्शन में दिया है डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डायरेक्ट लेबर। क्या हमने कॉस्ट शीट पे भी क्लास अपलोड की हुई है? हाँ, कॉस्ट शीट पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। वैसे वो कॉस्ट शीट की जो क्लास है वो भी हमने प्लेलिस्ट में इंक्लूड की हुई है कॉस्टिंग से रिलेटेड। उसमें आप लोग देखोगे ना, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां हमने सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस किए हुए। ठीक है, तो वो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, मशीन लुब्रिकेंट यूज्ड ऑन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वुड बी क्लासिफाइड एज अ, अगर हम मशीन लुब्रिकेंट की बात करें दैट इज ऑयल, तो ये प्रोडक्शन के लिए तो जरूरी है, बट कहीं ना कहीं फिनिश्ड यूनिट्स पे, जो फिनिश्ड गुड्स है उस पे आप इसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो है, दैट इज इनडायरेक्ट ओवरहेड है, बट किस तरह का ओवरहेड है? देखो, पीरियड कॉस्ट है या प्रोडक्ट कॉस्ट है, इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा ना, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी अ पीरियड कॉस्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। देखो, पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगेन जो कि आपके प्रोडक्ट को बनाने में यूज तो हो रहा है, बट इस कॉस्ट को आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एलोकेट किया जा सकता है, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया। इन खर्चों को आप देखो तो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पे एलोकेट कर सकते हो, बट डायरेक्टली प्रोडक्ट पे आप एलोकेट नहीं कर सकते पर यूनिट वाइज। ठीक है, तो यहाँ इन पीरियड कॉस्ट पूछा था, इनडायरेक्ट मटेरियल ही हमारा पीरियड कॉस्ट नहीं है, बाकी सैलरी, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग कॉस्ट, ये सारे के सारे पर्टिकुलर पीरियड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? देखते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द बिगनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री प्लस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड सब्ट्रैक्ट द एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, बिगनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट मटेरियल लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट प्लस वर्क इन इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। हम यहाँ पे बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, तो नो डाउट सिंपली क्या हो जाएगा, जो हमारा ओपनिंग WIP है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग WIP, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये पॉइंट हमने कॉस्ट शीट में डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट, while calculating the EOQ that is economic order quantity, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन करके कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट, है ना। ऑप्शन देखो ए करेक्ट है, बाकी सब में ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स, टोटल यूनिट कॉस्ट दिया है और हम लोग हमेशा इसको एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट,
अगर वेज रेट दिया है, वर्किंग आवर्स दिया है, शिफ्ट अलाउंस दिया है, तो क्या हम टोटल पे निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। टोटल पे की अगर बात करें तो हमें 8 घंटे के लिए कितना मिल रहा है? 100 रुपीज। 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय ₹100 पर आवर, प्लस शिफ्टिंग अलाउंस भी मिल रहा है, मतलब डबल शिफ्ट कर रहे होंगे या नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1300 रुपीज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 1300। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कॉस्ट विल चेंज विद एन इंक्रीज इन एक्टिविटी विद द रेलेवेंट रेंज। देखो क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है कि कौन सी ऐसी इसमें से ऑप्शन है जो कि चेंज होगा, बदलेगा अगर एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटालिटी में इंक्रीज होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। बट क्या उसकी पर यूनिट प्राइस बढ़ती है? नहीं। जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट ओवरहेड है, उनका जो हम लोग यूनिट प्राइस कैलकुलेट करते हैं वो नहीं चेंज होता। ठीक है ना। बट क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कह रहा है कि इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सिर्फ इतना कह रहा है कि एक्टिविटी बढ़ने से कौन सा इसमें से चेंज होगा। अब देखो हम एक पॉइंट बताते हैं कि लेट से हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 है, ठीक, और हमारी जो पहली प्रोडक्शन थी वो 10,000 की थी, अब प्रोडक्शन 20,000 की हो रही है। ठीक है। तो पहले जो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ रहा था वो 4 रुपीज आ रहा था, पर अब कितना आएगा बेटा? 2 रुपीज आएगा। तो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होगा ना। बट वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे मान लो पहले आप प्रोडक्शन कर रहे थे 10,000 यूनिट्स का और आप कर रहे हो कितना? 20,000 यूनिट्स का। पहले वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट था, अभी भी 2 ही रुपीज पर यूनिट है, तो यहां हो जाएगा 20,000, बट यहां पे होगा टोटल में 40,000। तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में है वो इंक्रीज होगा, बट ऑन द अदर हैंड जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट डिक्रीज होगा। क्लियर। ऑप्शन देखो यही दिया था, यूनिट फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि यूनिट फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा, बट क्या टोटलिटी में ये चेंज होगा? नहीं। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगा, बट टोटलिटी में ये चेंज होगा। यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। यूनिट फिक्स कॉस्ट, यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी, कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट प्राइस है वो चेंज होगा, वो डिक्रीज होगा, एंड जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, the term cost allocation is described as the cost that can be identified with a specific cost center, the cost that cannot be identified with a specific cost center, the total cost of factory overhead, none of the given option। देखो cost allocation का मतलब होता है जब आप अपने indirect material को जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट जब आप उसको अलोकेट करते हो तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन। और यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, द कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड विल ऑलवेज रिजल्ट व्हेन अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज अप्लाइड एंड प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन डिफाइंड कैपेसिटी, actual overhead costs are less than budgeted capacity is less than normal capacity, actual overhead incurred is less than applied overhead। yes, जितना आपने अप्लाई किया वो ज्यादा है कंपैरेटिवली किसके? एक्चुअल ओवरहेड के, तभी तो ओवर अब्जॉर्प्शन आ रहा है। अगर इसका रिवर्स होता तो क्या आता? अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, the difference over the period of time between actual and applied fixed overhead will usually be minimal when the predetermined overhead rate is based on normal capacity। हमने ये पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए अपनी क्लासेस में, तो उनको आप लोग जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, the cost that is subject to actual payment or will be paid for in future is called fixed cost, step cost, explicit cost, imputed cost। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब भी होता है कि जहां पे हम उसका पेमेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अंडर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम द इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज, अगर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें हम इन्वेंट्री को ट्रीट करते हैं एज एन असेट। ड्यूरिंग द ईयर 60,000 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस, जिसमें से 55,000 तो कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग WIPMR आया 25,000 यूनिट्स का, जिसमें से 40% कंप्लीटेड है। हाउ मच द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस किया गया? देखो 55,000 तो कंप्लीटेड है,
प्लस 25,000 में से 40% कंप्लीटेड है, तो ये 55,000 और ये 10,000, दैट इज 65,000 आपका आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट ओनली, प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। अगर फैक्ट्री कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होता है। इसको जब आप टोटल करोगे तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द फीफो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड व्हेन यूजिंग अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम assumes that the cost of the earliest units purchased is allocated in which of the following ways। देखो फीफो इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट टू बी allocated to the ending inventory, last to be allocated to the COGS, last to be allocated to the ending inventory, first to be allocated to the cost of goods sold। सबसे पहले जो आपकी पर यूनिट वैल्यूएशन आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अलोकेट करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो सबसे पहले आप कहां अलोकेट करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अगेन फीफो मेथड, लिफो मेथड, सब पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछ चुका है कि लिफो मेथड एंड फीफो मेथड में से कौन सा मेथड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम यूज होता है, उस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड किया हुआ है, उसको भी हम कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे सो दैट वो टॉपिक भी आप लोग कवर कर पाओ। नेक्स्ट, which of the following is considered as basic system of remunerating labor? Time rate system, piece rate system, Halsey premium plan, both time rate and piece rate। yes, अगर टाइम रेट और पीस रेट की बात करें तो ये दोनों ही बेसिक सिस्टम है, और हालसे की अगर बात करें या बाउले की बात करें तो ये जो प्रीमियम प्लान्स हैं ये बोनस मेथड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, you are required to calculate number of units sold of ABC fan companies for the first quarter of the year with the help of given information। कितना यूनिट सोल्ड और आपको बताना है। फिनिश्ड, देखो यहां इन्वेंट्री ओपनिंग लिखा है, फिनिश गुड्स 100 फैंस है 43,000, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, इन्वेंट्री क्लोजिंग का फिनिश गुड्स दिया हुआ है 200, वैल्यू नहीं पता, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड दिया है। अच्छा देखो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो कितना है 100, हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है ड्यूरिंग द ईयर 567, और हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है इन यूनिट्स 200। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पूछा है, कितना यूनिट्स आपने सोल्ड किया है। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बहुत ही इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। ठीक है, 100 प्लस 567 माइनस 200, वैल्यू आएगी 467 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अंडर LIFO कॉस्टिंग मेथड इज ₹6,000, conversion cost is 16,500, 1,000 units of product were manufactured, out of which 800 at the rate ₹30 units sold। There were no beginning and ending inventory of work in progress and finished goods। ना तो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है ना फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये दिया हुआ है 6,000। आगे दिया है कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या हो गया, सबको पता है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड 16,500। हमारे पास ना तो WIP का कोई ओपनिंग क्लोजिंग है ना ही फिनिश्ड गुड का कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, ये हो गया हमारे पास 22,500। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वेर मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें से आपने 800 यूनिट बेची है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आया, आपके पास यूनिट्स कितनी है 1000, आप डिवाइड कर दो 22.50 पर यूनिट कॉस्ट आएगी आपकी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट,
Overtime premium which is paid to direct labor is charged to which of the following head in case of normal circumstances? Work in process account, entire production, factory overhead cost, selling control account. ओवरटाइम प्रीमियम जो आपने डायरेक्ट लेबर को पे किया है, तो देखो अगर हम लोग ओवरटाइम प्रीमियम की बात करें तो नो डाउट वो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इनडायरेक्ट हो गया ना, उसको जनरली हम लोग ट्रीट करते हैं एज इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, which of the following functions are fulfilled by goods received notes? Provides information to update the inventory records, provide information to check the quantity, provides information to check the price। अगर goods received note की बात करें तो quantity और price के लिए यूज होता है। That is correct आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल सैलरी रिसीव विद द गिवन डेटा। सैलरी दी हुई है 5000, पर पीस कमीशन दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है, प्राइस पर पीस दिया है। एक पीस की प्राइस है 10 रुपए और टोटल पीस आपने कितना बेचा 700, तो टोटल जो प्राइस हुई कितनी हुई 7000। क्या आपको ये 7000 मिलेगा? नहीं, इस पे आपको 10% का कमीशन मिलेगा, तो आपकी सैलरी के एडिशन में आपको ये 700 मिलेगा। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 5700। 5000 प्लस 700 आपकी टोटल सैलरी बनेगी। नेक्स्ट, which of the given statement is correct for indirect labor? It is charged to factory overhead, it is charged to work in progress, it is entire production, it is charged to administrative expenses। अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, जैसा अभी ऊपर हमने बताया कि ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ प्रोडक्शन वर्कर पेड सैलरी 700 per month plus an extra of ₹5 for each unit produced during the month। This labor cost is best described as, आपको सैलरी तो पर मंथ 700 मिल रही है, पर एक्स्ट्रा जितना यूनिट आप बनाओगे उसके बेसिस पे आपको ₹5 मिलेगा। तो ये जो 700 है ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया, बट ये जो ₹5 है ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो ये दोनों एडिशन में देखोगे तो क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो एक पार्ट तक फिक्स्ड होता है ना, आफ्टर दैट वो वेरिएबल होता है। क्लियर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगेन देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, सीओजीएस। क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेसिकली अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दिया रहता तो इसमें हम ये करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो मेरे पास क्या आ जाता बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट मेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1,90,000, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है 50,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000। बैक कैलकुलेशन कर लो, 1,90,000 में 50,000 ऐड कर दो, 30,000 माइनस कर दो, आ जाएगा 2,10,000। क्लियर? और अगर हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बात करें तो वो यूज होता है कब? जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है? नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग बैलेंस है, तो नो डाउट उसको हम हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे? एज असेट। यही ना करते हैं, इन्वेंट्री के तौर पे दिखाते हैं उसको। नेक्स्ट ये कट कर देंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ क्लोजिंग बैलेंस कैन बी रिकॉर्डेड फॉर। क्लोजिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसकी टेम्पररी एंट्री होती है जो कि इनकम और एक्सपेंस की तरह हम रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, है ना? क्योंकि अगर हम लोग बात करें असेट की या लाइबिलिटी की तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है? और जितने भी इनकम एक्सपेंस होते हैं उसको हम कहां ले आते हैं? ट्रेडिंग पीएल में। आइडेंटिफाई यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस दिया है, लॉस्ट यूनिट दिया है, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस दिया है। क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ? हाँ, आपने जो प्रोसेस स्टार्ट किया वो 50,000 यूनिट से स्टार्ट किया, अभी भी स्टिल इन प्रोसेस कितना है? 4,000, दैट इज 46,000 बचा, जिसमें से आपकी 2,000 यूनिट लॉस्ट हो गई, चाहे नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल। तो कितना आपके पास बचा, कितना आप ट्रांसफर आउट कर रहे हो? 44,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134 सेम है, यूनिट्स पुट इन प्रोसेस है 4,000, अभी फर्दर प्रोसेस में कितना है? 200, और कितना यूनिट लॉस्ट हुआ? 500, तो ये हो जाएगा 3,300। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट,
द मेजरेबल वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज, पहले भी पता है कि अगर हमने ऑल्टरनेटिव यूज की बात की, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, तो वो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मैनेजमेंट चार्ट, बजट, नन ऑफ दीज। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, जहां हम क्वांटिटी वाइज एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, उसको हम कहते हैं बजट। नेक्स्ट, a cost center is a unit of production in relation to which costs are ascertained, a location which is responsible for controlling direct cost, any location or department which incur cost, none of these। अगर कॉस्ट सेंटर की बात करें तो कॉस्ट सेंटर मतलब कोई भी लोकेशन, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी यूनिट हो सकता है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट 400 यूनिट सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट 400 है और फिक्स कॉस्ट 200 है। What will be the 401 unit sold contributing to profit before income tax? अब यहां देखो, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है ₹400, तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। भाई 400 रुपए है, कितने यूनिट्स के लिए? 400 यूनिट्स के लिए, तो ये हो गया ₹1 पर यूनिट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹200। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर हम 401 यूनिट सोल्ड करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करेंगे, तो हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। देखो, या हमारे पास टोटल रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 400 और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 200, तो 600 दिया है 400 यूनिट्स पे, ये हो जाएगा ₹1.50 पर यूनिट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला है, तो सेल्स पर यूनिट हमारे पास कितना आया? 1.50, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 0.50, नहीं 1 रुपी, सॉरी। तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बचा वो कितना बचा? 0.50, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, इन कंसिडरिंग अ स्पेशल ऑर्डर सिचुएशन दैट विल इनेबल अ कंपनी टू मेक यूज ऑफ करंटली आइडल कैपेसिटी, which of the following cost would be or will be irrelevant? Depreciation, direct labor, variable cost, variable factory overhead, none of these। डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड की या फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि आपकी कैपेसिटी के साथ साथ इंक्रीज होगा। बट अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो नॉन कैश आइटम है, जिसको हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, a fixed cost may change in total when such change is not related to changes in production, will not change in total because it is related to change in production, is constant per unit for each unit of change in production, may change in total depending on production with the relevant change। फिक्स कॉस्ट कभी भी टोटल में चेंज नहीं होता, भले प्रोडक्शन बढ़े या घटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, all the given statement regarding job cost sheets are incorrect except job cost sheet shows only direct material cost on that specific job, must show the selling cost associated with the specific job, must show the administrative cost associated with the specific job, job cost sheet shows direct material cost, direct labor cost, factory overhead cost associated with a specific job। क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे स्टेटमेंट जो जॉब कॉस्ट शीट से रिलेटेड है वो इनकरेक्ट है एक्सेप्ट। अगर आप लास्ट पॉइंट देखो जिसमें लिखा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपको शो करना होता है जॉब कॉस्ट शीट में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाकी क्या लिखा है कि ओनली डायरेक्ट मटेरियल, सिर्फ आपको सेलिंग कॉस्ट दिखाना है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिखाना नहीं। यहाँ ओनली डायरेक्ट मटेरियल तो गलत है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के साथ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड भी दिखाना होता है। एंड कह रहा है कि आपको सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को शो करना होता है, नहीं, जॉब कॉस्ट शीट में नहीं शो करना होता है। जॉब कॉस्ट शीट में आप क्या शो करते हो? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट इन केस ऑफ अ नॉर्मल लॉस? अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं डालते। एक्सपेंसेस सच एज रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ बिल्डिंग आर शेयर्ड बाय सेवरल डिपार्टमेंट्स। ये किस तरह का खर्चा है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जॉइंट। ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली अपने गुड्स पे अलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली अपने यूनिट्स वाइज अलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। If under applied fixed overhead is close to COGS, the journal entry is, हम लोग इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं? COGS to fixed overhead control। अब ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट,
रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर पीरियड, बेस्ड ऑन दिस डेटा रीऑर्डर लेवल क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ। अगर हम रीऑर्डर लेवल की बात करें तो क्या हमने टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है? हाँ। वो हमने बताया कि एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड दैट इज मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया है, इसीलिए हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट, द टाइम लैग बिटवीन इंडेंटिंग एंड रिसीविंग मटेरियल, भेजना और रिसीव करने के बीच का जो टाइम होता है उसी को लीड टाइम या लैग बोलते हैं। जितने टाइम आपको वेट करना पड़ता है प्रोडक्ट रिसीव करने की, ठीक। अ क्रेडिट बैलेंस रिमेनिंग इन एफओएच दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसको ओवर अप्लाइड कहते हैं, और डेबिट बैलेंस होता तो अंडर अप्लाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट तो तब होता है जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट ओवरहेड दिया रहता। नेक्स्ट, productivity means the ability to produce, all units produced, goods units produced, none of these। productivity का मतलब कि आप कितना बनाने के लिए capable हो। a segment of the business that generates both revenue and cost, दोनों revenue and cost generate करता है profit center। ऑप्शन ए करेक्ट है। हमने कॉस्ट सेंटर पे पूरी डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी टॉपिक्स कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड अपडेट की अपने चैनल पे, सब हम आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दें, सो दैट आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को रन करके पूरा का पूरा जो टॉपिक है, डिस्कशन है, कवर कर पाओ। ठीक है। आज वैसे तो हमें 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने थे, बट क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो रही है तो हम इस 50 एमसीक्यूज पे ही स्टॉप करेंगे आज की क्लास को। नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर देंगे। ठीक है। 3 पार्ट हमने पहले अपलोड किए हैं, आज हमारा 4th पार्ट था रिलेटेड टू दिस शीट, जहां पे हमारे पास 500 एमसीक्यूज है। ठीक है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल थे, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड हमारे पास आफ्टर 200 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस है ना, वो मैक्सिमम आपको थ्योरी बेस्ड मिलेंगे। ठीक है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड आप अपनी कोई भी क्वेरी हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, सो दैट बहुत सारे फ्री मटेरियल का आप लोग बेनिफिट ले पाओ, एंड जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे क्लासेस, स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज में, वो भी आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।